कैसे हो दोस्तों आप। यूपीएससी की तैयारी आपकी चल रही है, होगी अच्छी। एंड आज हम करेंगे करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठें। जब एमसीक्यू से करते हैं ज़्यादा दिमाग में बैठती हैं चीज़ें, एंड करंट अफेयर आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। एंड आपकी जो अभी हमने 2026 का प्री देखा, वो 50-60% सिर्फ करंट अफेयर से भरा हुआ था। तो अच्छे से करने हैं हमने एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। खुरासानी इमली के बारे में है, ठीक है, आज ही खबरों में था ही। इट इज़ द फ्रूट ऑफ बायोबब ट्री, कि बायोबब ट्री का फ्रूट होता है खुरासानी इमली। एंड इसको एडोसोनिया डिजिटेटा भी कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इट रिसेंटली रिसीव्ड अ जीए टैग फॉर द मांडू रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। थर्ड, द बाओ ट्री इज नेटिव टू अफ्रीका एंड वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया सेंचुरीज अगो। फोर्थ है, इट बिलोंग्स टू द जीनियस गार्सिनिया। ठीक है, आपने पॉज करके आंसर देना है, ठीक है। मैं आंसर देता हूँ इसका, नहीं तो फिर लंबी चली जाती है वीडियो, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, आपने पॉज करके आंसर देना है। तो फर्स्ट है इसकी, इट इज़ द फ्रूट ऑफ बाओ ट्री, बिल्कुल सही बात है। बाओ ट्री के फ्रूट होता है वो खुरासानी इमली। एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारी। अभी इसको खबर द हिंदू में छपा हुआ था, ये मध्य प्रदेश में इसको जीए टैग मिला है मांडू रीजन में। थर्ड, ऑब्वियसली ये भी सही बात है, अफ्रीका से आया था वो, ठीक है। फिर बाद में कुछ सालों पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। फोर्थ यहाँ पे गलत है, इट बिलोंग्स टू द जेनस गार्सिनिया, ये गलत है यहाँ पे। गार्सिनिया रेफर टू द डिफरेंट प्लांट ग्रुप। जो खारसानी इमली है वो एडोसोनिया डिजिटाटा से लिंक करती है। एंड इसमें आपने याद रखनी चीज़, जो खुरासानी इमली है वो असम गार्सिनिया नाम है उसका। एंड जो खुरासानी इमली है, ठीक है, खुरासानी इमली, बस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। बल्कि चलो इसको छोड़ो, ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगी, रहने दो। सेकंड चलते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन पे, जियोग्राफिक इंडिकेशन के बारे में, ठीक है। ऑब्वियसली जीए टैग मिला है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो अ जीए टैग आइडेंटिफाइज गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन वेयर अ पर्टिकुलर क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियली एट्रीब्यूट टू द रीजन। ठीक है, कि जीए टैग उसको मिलता है जहाँ पे स्पेसिफिक रीजन होता है, कोई उसकी रेपुटेशन होती है वहाँ पे ना, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट चलता है, उसी एरिया से ओरिजिन होती है उसकी, तो उसको जीए टैग मिलता है। पहली स्टेटमेंट कह रही है आपकी, ठीक है, हिंदी स्पीकर्स के लिए। एंड सेकंड है, जीए रजिस्ट्रेशन इन इंडिया इज गवर्नड बाय द जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, कि इससे रजिस्ट्रेशन होती है जीए टैग की। थर्ड है, इंडिया इनेक्टेड द जीए एक्ट टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट। और फोर्थ है, अ जीए टैग ग्रांट्स एक्सक्लूसिव ओनरशिप राइट्स ओवर अ प्रोडक्ट टू अ सिंगल इंडिविजुअल और कंपनी, कि जो जीए टैग होता है वो मिलता है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली मिलता है ओनरशिप राइट ओवर टू प्रोडक्ट और टू सिंगल इंडिविजुअल और कंपनी की। इंडिविजुअल को मिलता है, कंपनी को मिलता है, एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, फर्स्ट हमारी करेक्ट है, आपने पॉज करके आंसर देना है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीए टैग, ये बेसिक डेफिनेशन है जीए टैग की, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। एंड सेकंड भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, 1999 में इसको कनेक्ट किया गया था जीए एक्ट को। एंड ये फोर्स में कब आया था, 2003 में फोर्स में आ गया था जीए टैग। फिर थर्ड देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू कंप्लाई विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो WTO के अंडर आता है। ये भी आपने याद रखना है, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है हमारा वो WTO के अंडर आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो ये थर्ड भी हमारी सही है। फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे वैसे भी एक्सक्लूसिवली लिख रखा था, आजकल थोड़ा यूपीएससी कम देती है, लेकिन फिर भी आपने ध्यान से पढ़ना है। और जीए टैग बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी और एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है, किसको मिलती है जीए टैग जो होता है, या कम्युनिटी को बिलोंग करेगा या फिर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर जिसने वो चीज़ बनाई है। नॉट टू अ सिंगल इंडिविजुअल कंपनी से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी या किसी कंपनी को मिलेगा, जिसने वो चीज़ बनाई है जो कम्युनिटी से उससे रिलेटेड है उसको मिलता है जीए टैग, तो गलत है होगी। अच्छा, अपने ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं। फर्स्ट जीए टैग जो इंडिया में मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-05 में, फर्स्ट फैक्ट। सेकंड, जीए रजिस्ट्री का जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई में है। एंड थर्ड आपने याद रखना है कि जीआई की जो वैलिडेशन होती है कि कितने टाइम तक रहता है, वो 10 साल के लिए रहता है, उसके बाद उसको रिन्यू भी करवाया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और रिसेंट जो जीए टैग हमने देखा कि खुरासानी इमली को मिला मांडू मध्य प्रदेश, तो आपने याद रखना है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटिंग आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स, ये भी हिंदू में हिंदू में आज छपा हुआ था सुबह। सो 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स के बारे में बात किया है, जो हम कोरल रीफ्स बनाते हैं ना, नीचे समुद्र में फेंक देते हैं, उसके ऊपर फिर कोरल पॉलिप्स आते हैं। सो दे आर बीइंग डिप्लॉयड ऑफ द कोस्ट ऑफ द रामनाथपुरम इन तमिलनाडु, फर्स्ट कहती है हमारी कि ये वहाँ पे डिप्लॉय की गई तमिलनाडु कोस्ट पे। सेकंड है, द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसके अंडर उसको डेवलप किया गया ये स्कीम के अंडर। थर्ड, द मॉड्यूल्स वर डेवलप्ड बाय द तवस्ता एंड IIT मद्रास इनोवेटेड स्टार्टअप्स। फोर्थ है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज मेराइन हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखते हैं कौन सी करेक्ट है इसमें से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है, द पायलट डिप्लॉयमेंट इज रामनाथ, हाँ बिल्कुल सही बात है, रामनाथपुरम कोस्ट तमिलनाडु पे इसको डिप्लॉय किया गया, पहले बिल्कुल करेक्ट है हमारी, अपने याद रखना है करंट अफेयर को। एंड उसके बाद सेकंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद ये भी हमारी करेक्ट है थर्ड। इसको जो तवस्ता है, आईआईटी मद्रास है, ठीक है, इन्होंने स्टार्टअप्स के जरिए डिप्लॉय किया है। फोर्थ जो है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मराइन हैबिटेट रिस्टोरेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो मराइन में वहाँ पे जानवर रहते हैं ना, कोरी पोल्प्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, उसको रिस्टोर करने इसका काम है ताकि बायोडाइवर्सिटी इनहेंस हो सके, बढ़ सके। तो यहाँ पे हमारी चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, कुछ फैक्ट याद रख सकते हो कि इंडिया की जो फर्स्ट आर्टिफिशियल रीफ थी, लेकिन अब द हिंदू में क्या छपा छपा था आज कि इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल रीफ वो कोवलम केरला में 2010 में बनाई गई थी, आर्टिफिशियल रीफ फर्स्ट। लेकिन ये वाली पड़ी जो द हिंदू वाली आज छपी हुई थी, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ, वो रामनाथपुरम तमिलनाडु में थी, अभी छपी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा बिटुमिन के बारे में, ये भी छपा हुआ था द हिंदू में। सो बिटुमिन इज द हाईली विस्कस ब्लैक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद जो बचे जाता है पीछे, वो बिटुमिन होता है। एंड काफ़ी विस्कस होता है वो, ठीक है, चिपचिपी सी चीज़ होती है, मतलब कहने का मतलब जैसे शहद होती है। सो इट इज़ अ बाइली यूज इन द रोड कंस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स वाटर प्रूफिंग एंड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। बाइंडिंग प्रॉपर्टी होते हैं, जोड़ के रखता है, वाटर प्रूफिंग वगैरह। सो नेचुरल डिपॉजिट ऑफ बिटुमिन अकर्स ओनली इन इंडिया। ठीक है, ओनली आ गया, समझदार हो। तो बिटुमिन से डिफरेंट फ्रॉम कोल से, कोल तार से अलग होता है बिटुमिन, ऑल दो बोथ मे बी यूज इन द सर्फेस एप्लीकेशंस। तो पॉज करके आपने आंसर देना है इसका। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट बिल्कुल सही बात है, बिटुमिन इज स्टिकी होता है, ब्लैक हाईली विस्कस होता है, ठीक है, शहद की तरह गाढ़ा सा होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है वो हमें। ठीक है, सेकंड है हमारी, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द रोड कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ठीक है, बाइंड करके रखता है वो रोड कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, नीचे पानी भी रसने नहीं देता इतना, तो ये भी सही है। थर्ड हमारी गलत है, हमारी नेचुरल बिटुमिन डिपॉजिट अकर्स इन सेवरल कंट्रीज, कनाडा, वेनेजुएला, बहुत सारी कंट्रीज में मिलती हैं, तो गलत होगी हमारी। और जो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी, बिटुमिन इज द पेट्रोलियम बेस्ड वेयर एज कोल तार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है तो बिल्कुल सही है। ओके, बिटुमिन पेट्रोलियम बेस्ड होता है, एंड जो कोल तार होती है वो हमारी कोयले से आती है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद कुछ याद रखना है आपने, जो बिटुमिन है पेट्रोलियम ओरिजिन आपने याद रखना है, और जो कोल तार है वो कोयले का ओरिजिन है। देखिए, बिटुमिन पेट्रोलियम से आ रहा है और कोल तार कोल ओरिजिन से आ रहा है। यही मकसद है हमारा एमसीक्यू करने का, ताकि क्या दिमाग में करंट फिर अच्छे से समझ सकें आप। ठीक है, और लार्जेस्ट नॉन नेचुरल बिटुमिन डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं हमें, एथाबास्का ऑयल सैंड्स इन कनाडा में मिलते हैं। याद रखना है आपने, एथाबास्का ऑयल सैंड्स इन कनाडा एंड ओरिनोको बेल्ट वेनेजुएला में, दोनों में मिलते हैं बिटुमिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे। याद रखने दोनों लोकेशन, आप शॉर्ट नोट बनाते रहिए, साथ साथ इसको नोट करते रहिए। फिर हमारे आगे चलते हैं, करंट फिर कौन सा था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, वो खबरों में था, वो भी देख लेते हैं। इट इज़ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को देने वाला सबसे ऊंचा अवार्ड है ये। सेकंड है, इट इज़ द अवार्डेड टू चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 15 से 18। और थर्ड है, द अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन फील्ड सच एज इनोवेशन, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, आर्ट्स एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड ब्रेवरी। किन फील्ड में मिलता है ये वाला अवार्ड। फोर्थ है, द अवार्ड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पॉज करके आंसर दे रहे होंगे आप, तो देखें कौन सी सही है। तो पहली बिल्कुल करेक्ट है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिलता है, चिल्ड्रन को देने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है ये इंडिया में। एंड सेकंड में हमारी बिल्कुल सही है, 5 से लेकर 18 साल तक। ठीक है, यहाँ पे प्रीलिम्स में ट्रैप आ सकता है, एज कुछ और लिख सकता है वो, ठीक है, 0 से 18 लिख देगा या कुछ भी, तो 5 से 18 साल तक के बच्चों को मिलता है ये। उसके बाद द अवार्ड रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शन, ये भी बिल्कुल सही बात है, इन सारे फील्ड में मिलता है अवार्ड, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, कल्चर, ठीक है, सारी चीज़ों में, ब्रेवरी वगैरह में। अगर कोई बहादुरी दिखाता है, जब ऐसे ऐसे भी मिला था किसी बच्चे को ना, ब्रेवरी दिखाई थी उसने। फिर फोर्थ है, द बोर्ड इज, ये भी बिल्कुल सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको एडमिनिस्ट्रेटर करती है। ठीक है, वही उसको एक तरीके से चलाती है। आगे चलते हैं हम, तो चार स्टेटमेंट यहाँ पे सही है हमारी, डी इज़ राइट। उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा ये भी आपने याद रखना है, द अवार्डीज आर यूजली ऑनर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। दो अवार्डीज होते हैं, ठीक है, जिनको अवार्ड मिलता है वो प्राइम मिनिस्टर उनको ऑनर करते हैं रिपब्लिक डे से सेलिब्रेशन से पहले, ये आपने याद रखना है। द अवार्ड वॉज रिवैम्ड इन 2018 में, रिवैम्प कर दिया गया था वो, एंड उसको रिप्लेस करके नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट लाया गया। ठीक है, याद रखना है आपने, 2018 में इसको रिवैम्प किया गया था, एंड इसकी जगह को रिप्लेस करके नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स लेके आए थे। ठीक है, दोबारा अगला चलते हैं, कौन सी चीज़ खबरों में थी, इंडो एक्म, INDO, इंडो ACOM, जो खबरों में था, रेफर्स टू द प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड ऑफ इंडिया। और उसके बाद है USPACOM वॉज फॉर्मर नेम ऑफ द US इंडो पैसिफिक कमांड। अभी कह नहीं रहे थे कि USA नाम फिर से चेंज करके US पैसिफिक कमांड कर दिया, पहले इंडो पैकम था, आई थिंक 2018 तक, 2018 में चेंज किया था आई थिंक इंडो वाला ना। सो USPACOM वॉज रीनेम टू रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। एंड फोर्थ है, बोथ इंडो कैम एंड USPACOM आर मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट देखते हैं इसकी, आपने पॉज करके आंसर देना है।
फर्स्ट हमारी बिल्कुल सही बात है, इंडो कैम रेफर टू द इंडियाज पर पोस्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्ट्रक्चर फोकस्ड ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, जो इंडो पैकॉम थी उसके लिए प्रपोज किया गया था, ये कि नाम रखेंगे, आई थिंक 2018 में रखा था बेसिकली। फिर सेकंड स्टेटमेंट है यूएस पैकॉम वॉज द अर्लियर नेम, इसका पहले क्या था, यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड, पहले इसका नाम हुआ करता था, अभी फिर से कह रहे हैं कि इसका नाम फिर से यूएस वाला रख दिया गया है, इंडिया का नाम चेंज करके, क्यों डोनाल्ड ट्रंप आ गया ना, वो कह रहा है मैं अपने यूएस को आगे लेके जाऊँगा। थर्ड है इन 2018 यूएस पैकॉम वॉज रीनेम्ड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग द इंडियन ओशन। तो ठीक है, हाँ सही सही है सही है सही है, 2018 में इसका नाम इंडो कर दिया था, यूएस काट के इंडो कर दिया था इसका नाम, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया। फिर फोर्थ हमारी बोथ आर मिलिट्री कमांड अरेंजमेंट्स हैं एम्ड एट इंप्रूविंग द ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन अच्छे से स्ट्रेंथ हो सके उसके लिए बनाई गई हैं दोनों कमांड्स वगैरह, तो ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है अच्छे से, प्री में आ सकता है कि यूएस पैकॉम जो नाम है उसको रीनेम कब किया गया था, 2018 में किया गया था, इंडो पैकॉम रख दिया था नाम, यूएस पैकॉम चेंज करके इंडो पैकॉम, अभी फिर से यूएस पैकॉम रख दिया 2026 में। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे, ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे, यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड कहाँ पे, कैंप एचएम स्मिथ, हाँ वहाँ पे है। उसके बाद इंडिया थिएटर कमांड रिफॉर्म्स एम एट टू इंटीग्रेट आर्मी नेवी एयरफोर्स को, बल्कि तीनों को इसने इकट्ठा करने का इसका काम है। आगे चलते हैं हम, ई पासपोर्ट्स इन इंडिया। सो एन ई पासपोर्ट कंटेन एन इम्बेडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप होती है उसमें, RFID कहते हैं, उसमें लगी होती है ई पासपोर्ट में, ठीक है, अभी छपा हुआ था ये, तो वो कह रहे थे कि RFID भी आएगी उसमें ई पासपोर्ट में। सो चिप स्टोर्स द पासपोर्ट होल्डर्स बायोमेट्रिक एंड पर्सनल डिटेल्स होंगी उसमें, इनक्रिप्टेड फॉर्मल की जो कोई और नहीं देख सकता। एंड ई पासपोर्ट यूज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। फोर्थ है द RFID चिप्स अलो अथॉरिटीज़ टू मॉडिफाई पासपोर्ट डेटा रिमोटली विदाउट द होल्डर्स नॉलेज। तो ये आपने देखना है और आंसर देना है इसका। देखें, आपने पोजर करके आंसर दिया होगा। तो फर्स्ट है ई पासपोर्ट कंटेन, ऑब्वियसली इसमें RFID चिप होती है, ठीक है, जिसमें सारा डेटा वगैरह होता है, ठीक है, एंड वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, कोई और नहीं देख सकता। और थर्ड भी हमारी बिल्कुल सही बात है, सेकंड भी सही है, ठीक है, थर्ड भी सही है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड प्रिवेंट टैंपरिंग, ठीक है, कि और आपकी इन्फॉर्मेशन ना चुरा ले, ठीक है, आपकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ई पासपोर्ट यूज़ किया जाएगा। एंड फोर्थ हमारी जो है वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो डेटा कैनॉट बी आर्बिट्रेली मॉडिफाइड रिमोटली, ठीक है, ऐसे नहीं कि मन चाहा मैं अपना डेटा चेंज कर दूँ, ऐसा नहीं, डेटा चेंज हो सकता। सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंज, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि RFID चिप अलो कर देती है अथॉरिटीज़ को कि अब डेटा मॉडिफाई कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडिफाई नहीं हो सकता वो। तो 1, 2 एंड 3, तो 3 स्टेटमेंट हमारी सही है, सी आंसर इज़ राइट। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो ई पासपोर्ट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, की जो ई पासपोर्ट है उसको किसके साथ मिलाया गया है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाया गया है। एंड जो की टेक्नोलॉजी इसमें क्या क्या आती है ई पासपोर्ट में, RFID चिप होती है, PKI डिजिटल सिग्नेचर होते हैं इसमें, बायोमेट्रिक डेटा होता है, एंड फास्टर इमिग्रेशन होती है, इससे बेनिफिट होते हैं इसके, अच्छे से क्लियरेंस मिल जाती है आपको, सिक्योरिटी बढ़ती है आपकी, ठीक है, आपने याद रखना है ये। उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा, जो PKI टेक्नोलॉजी है वो भी अपन याद रखनी है, ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन के लिए होती है, वो बायोमेट्रिक आपको पता है आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, और जो NFC है वो शॉर्ट रेंज वायरलेस सिस्टम्स होता है। उसके बाद हाँ, तो हमारा था कि चपेकर ब्रदर्स के बारे में। सो दे वर अमंग द अर्लीस्ट इंडियन रेवोल्यूशनरीज टू यूज़ पॉलिटिकल असासिनेशन अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल। चपेकर ब्रदर्स जो थे वो पोलिटिकल असासिनेशन कर दिया गया था उनका, ठीक है, एंड उन्होंने किया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का। सो दे असासिनेटेड WC रान को मारा उन्होंने, द ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर थे वो पुणे में। एंड थर्ड है द इंसिडेंट टुक प्लेस 1897 ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन पुणे, एंड वहाँ पे मतलब इंसिडेंट हुआ था 1897 में, प्लेग एपिडेमिक, जब प्लेग फैल गया था वहाँ पे पुणे में, ठीक है। उसके बाद देवर एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, उससे साथ जुड़े हुए थे वो, ये भी आपने देखना है। तो पोस्ट करके आंसर देना है, हम पहला देख लेते हैं, पहली स्टेटमेंट, चपेकर ब्रदर्स बिल्कुल सही बात है, अर्लीस्ट रेवोल्यूशनरी थे वो, नेशनलिस्ट थे, ठीक है, पोलिटिकल असासिनेशन किया था जिन्होंने। उसके बाद फिर सेकंड भी सही है, उन्होंने एक इसको मारा था, क्या नाम था उनका, वोल्टर चार्ल्स रान था, 1897 में मारा था उनको। फिर थर्ड है द असैसिनेशन अकर्ड ड्यूरिंग द सीवियर प्लेग एपिडेमिक इन पुणे, जब पुणे में प्लेग फैली हुई थी तब वो ये कांड किया था उन्होंने। एंड उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ये गलत है, HSRA वॉज फाउंड, वो काफ़ी पहले बनी गई थी, 1928 में बनी गई थी वो, एंड उनमें मेन जो थे भगत सिंह थे, ठीक है, और भी थे, तो आपने ये याद रखना है। एंड जो पेकर ब्रदर जो थे वो अर्लियर फेज था जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का, तब थे वो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, HSRA बाद में बनी थी 1928 में, और जो पेकर ब्रदर जो, ये बात तो 1897 की है, ठीक है, तो जो पेकर ब्रदर की कहानी पहले आती है, HSRA की बाद आती है 1928 के आसपास। उसके बाद चलते हैं हम सरिंदा। सरिंदा क्या है, सरिंदा इज़ अ ट्रेडिशनल बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो,
एंड सेकंड है इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, कि उससे जुड़ा हुआ है ये, उन्होंने खुद बनाया त्रिपुरा वालों ने। इट इज़ प्लेड बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग विद फिंगर्स एंड इट वॉज रिसेंटली ग्रांटेड अ जियोग्राफिक इंडिकेशन मिला उसको, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सरिंदा बिल्कुल सही बात है, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, ठीक है, प्ले किया जाता है उसको बो यूजिंग बो के साथ। एंड सेकंड है जो इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा को तो मिला है जी टैग सरिंदा में, ये भी आपने याद रखना है। और जो थर्ड है सरिंदा इज़ नॉट प्राइमरली प्लेड बाय द प्लकिंग, इट इज़ प्लेड विद बो के साथ बजाया जाता है, ठीक है, उसको प्लकिंग के साथ नहीं बजाया जाता ऐसे करके। एंड फोर्थ है हमारी त्रिपुरा सरिंदा, रिसेंटली उसको जी टैग मिला, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू, तो आपने अच्छे से इनको कर लेना है रिवाइज, ठीक है, ताकि करंट अफेयर अच्छे से हो सकें। तो जिनको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं।